हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, दिन के 11 बज गए हैं और 11 बजे भारतीय आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। और आज के जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उसके बारे में, जिसमें हम लोग अस्थाई इस्तेमारी, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवारी, महलवारी बंदोबस्त, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए वो है दोस्तों अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का प्रसार किस तरीके से किया गया था। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे पहले एक आप लोग के लिए सूचना है जो कि आप लोग को बता देते हैं कि दोस्तों, आप जैसा आप सभी लोग को पता है कि देखिए बिहार शिक्षक बहाली का सिलेबस आ गया है। नोटिफिकेशन भी दोस्तों जल्द ही आपको मिल जाएगा, एक सप्ताह के अंदर में। ठीक है, तो उसके लेकर हम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए एक फ्री बैच, जिसमें हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसका टाइमिंग अगर देख ले दोस्तों, तो 11 बजे जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग कवर करेंगे। जो ये ये वीडियो चल रहा है 11 बजे वाला, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इसी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कवर हो जाता है। यही अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है दोस्तों ये दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन दोस्तों आपको पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, तो 1 बजे आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे विभिन्न टॉपिक से, और रीजनिंग को हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको रीजनिंग की कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें सारा टॉपिक का क्वेश्चन किया जाएगा और कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों 3 बजे मैथ का क्लास होगा, और इसमें भी दोस्तों 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और ये 20 क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, जिससे हम पूरा सिलेबस को लगभग कवर कर पाएं। और ये इसमें ध्यान रखा जाएगा जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको शामिल किया जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4 बजे समान विज्ञान का क्लास होगा, जिसमें अभी फिजिक्स चल रहा है, और समान विज्ञान का फिजिक्स में 2 लेक्चर कंप्लीट भी हो चुके हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा लेक्चर आज अब 4 बजे अपलोड होगा, तो आप लोग 4 बजे समान विज्ञान का जरूर क्लास कीजिए। इसमें अभी फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री को भी कंप्लीट किया जाएगा। बायोलॉजी का सेक्शन बड़ा है और ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको भी अच्छे से कवर किया जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा साइंस का, लेकिन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा आप लोग को एग्जाम तक। और इसमें दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और साथ ही आपको एक रिकमेंड भी किया जाता है कि जैसे ही हमारा लेक्चर आता है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो या फिर विज्ञान का हो या फिर ज्योग्राफी, जो 8 बजे ज्योग्राफी शुरू होने वाला है, थ्योरी क्लास करने के बाद आप लोग घर पे जाइए और जो चैप्टर घर पे ही से देख रहे होंगे या जहां से भी देख रहे होंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए एक बुक आती है दोस्तों, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, या फिर क्रॉन की ऑब्जेक्टिव सम्मान ज्ञान, इसको ले लीजिए और इससे तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो में भारत में अंग्रेजों का आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले है अस्थाई, या इसी को बोलते हैं इस्तमरारी और या जमींदारी बंदोबस्त। ये तीनों दोस्तों आ जाए, तीनों एक ही है। ठीक है, और ये इसकी जो शुरुआत की गई है 1793 ईस्वी में इसकी शुरुआत की जाती है। और इस समय जो वायसराय होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया जाता है। तो पूछा जाता है कि जमींदारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। या फिर पूछे अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, स्तंभरारी बंदोबस्त, तीनों में से कोई भी रहे तो सेम है दोस्तों। और ये लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब लागू किया गया था, तो 1793 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। इसे दोस्तों सूर्यास्त का कानून भी बोला जाता है। ठीक है, इस कानून को दोस्तों सूर्यास्त का कानून भी बोला जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये व्यवस्था जो था, ये बंदोबस्त जो था ब्रिटिश भारत के नहीं, ब्रिटिश भारत के, मतलब ब्रिटिश जितने क्षेत्र पे राज कर रहे थे, मतलब शासन कर रहे थे, उसके 19% भूभाग पर लागू होता है। ठीक है, तो अस्थाई या इस्तेमारी या जमींदारी बंदोबस्त जो है दोस्तों ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत पे पूछा जाए लागू हुआ था, तो 19% पे ये लागू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों बंगाल, बिहार, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस में ये मुख्य रूप से लागू था। ठीक है, मेनली जो इसमें ऑप्शन में रहता है वो बंगाल बिहार के क्षेत्र में। तो पूछा जाता है कि जमींदारी बंदोबस्त कहां शुरू किया गया था मुख्य रूप से, और सबसे ज्यादा तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों मद्रास के उत्तरी जिले में और बनारस के में मुख्य रूप से इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें इसमें दोस्तों क्या था,
तो इस व्यवस्था में था अस्थाई बंदोबस्त में, इसमें जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी माना गया। ठीक है, जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी मान लिया गया और मानते हुए मालगुजारी की जो रकम थी, जो टैक्स थी, वो अस्थाई रूप से निश्चित कर दिया गया। मतलब टैक्स एक टैक्स फिक्स कर दिया गया। कुछ जमींदार और मालगुजार होते थे, वो क्या करते थे, जितनी भूमि होती थी उससे टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो राज्य को देते थे, जो उस समय प्रांत में अंग्रेजों का प्रांत का जो शासक होता था उसे भेजते थे। अब इसमें देखिए जमींदार वसूली करने पे कितना देते थे, तो जमींदार जो है दोस्तों वसूले गए लगान का 10/11 भाग राज्य को दे देते थे और 1/11 भाग खुद रख लेते थे। मतलब देखिए कि अगर टोटल 11 रुपया वसूली हुआ, तो 11 रुपया वसूली हुआ टोटल। ठीक है, तो इसमें से क्या करेगा, इसमें से आपको 10 रुपया किसको भेज देता है, तो राज्य को भेज देगा। कितना, 10 रुपया राज्य को और 1 रुपया जो है दोस्तों खुद रखता था। मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 11 रुपया होता है तो 10 रुपया राज्य को भेज देगा और 1 रुपया खुद रखेगा। तो यही बोला जाता है कि इसमें जो कितना था लगान, तो 10/11 भाग था। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। सूर्यास्त कानून बोला जाता है और ये भारत के कितने भूभाग पे था, तो 19% पे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पे। मुख्य रूप से पूछा जाए तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में ये लागू किया गया था और इसमें टैक्स कितना था दोस्तों, तो 10/11। ठीक है, चलिए, इतना क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इससे। उसके बाद जो है दोस्तों वो अगला है रैयतवारी बंदोबस्त। रैयतवारी बंदोबस्त ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर पूछा था रैयतवारी बंदोबस्त जो है दोस्तों किसके द्वारा लागू किया गया था, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। दोनों में से किसी एक का भी नाम रह सकता है और कभी कभी दोनों रहेगा मल्टीपल चॉइस में, तो आप दोनों रहेगा तो दोनों का नाम लिखेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम ये जो लागू किया गया था 1792 ईस्वी में और ये तमिलनाडु का एक गांव है दोस्तों, 12 महल में लागू किया गया था। तमिलनाडु के 12 महल में इसे लागू किया गया था। तो पूछा जाए रैयतवारी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था, तो सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल में लागू किया गया था। और रैयतवारी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये मोस्टली साउथ इंडिया में ही, दक्षिण भारत में लागू किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पे लागू था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त देखें हम लोग 19% भूभाग पे, और वहीं बात करें रैयतवारी बंदोबस्त की, तो रैयतवारी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पे लागू था और सबसे ज्यादा भूभाग पे रैयतवारी बंदोबस्त ही लागू था। ठीक है, तीनों में, चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतवारी हो और मालवारी हो, तीनों में सबसे ज्यादा तो रैयतवारी बंदोबस्त ज्यादा भूभाग पे था। ठीक है, ज्यादा जमीन पे। रैयतवारी बंदोबस्त की बात करें तो दोस्तों ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी और असम और कुर्ग के कुछ हिस्से में ये लागू था। तो मुख्य रूप से आप लोग देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में लागू था। तो कई बार आपको दे देगा कि तमिलनाडु या मद्रास या बंबई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में रहेगा, या फिर कई बार डायरेक्ट अगर आपको दे दे कि किधर लागू था, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से, तो आप लोग ऑप्शन टिक करके आएंगे दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, इसमें क्या था, तो रैयतवारी बंदोबस्त में इसमें किसान को भूस्वामी माना गया था। इसमें क्या किया गया था, सबसे निचले स्तर को लिया गया था और जो किसान थे डायरेक्ट उसे ही भूस्वामी मान लिया गया था। चूंकि पिछला देखे अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, एक मतलब कि जमींदार होता था या फिर उसे ही क्या मान लिया जाता था दोस्तों, भूस्वामी। लेकिन रैयतवारी बंदोबस्त में किसे, तो डायरेक्ट किसान को भूस्वामी मान लिया जाता है। ठीक है, और 1820 ईस्वी में इसे पहली बार प्रांत स्तर पर मद्रास प्रांत में लागू हुआ था। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछे पहली बार कहां लागू हुआ था, और अगर ऑप्शन में ये रहे तमिलनाडु के 12 महल, तो सब ये मारिएगा तमिलनाडु के 12 महल। और अगर पूछे किस प्रांत में हुआ था सर्वप्रथम, और अगर ये ऑप्शन में न रहे तो आप क्या मारेंगे, तो मद्रास प्रांत में मारेंगे। ऑप्शन में रहेगा आपको मद्रास प्रांत में, और कब, तो 1820 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे अगला व्यवस्था जो है दोस्तों वो है महलवारी बंदोबस्त। महलवारी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये मध्य इंडिया,
जो यूपी, पंजाब और आगरा का क्षेत्र है, देखिए आगरा ये भी यूपी का क्षेत्र है, अभी वर्तमान यूपी। अवध जो है दोस्तों ये भी पूरा यूपी, वर्तमान यूपी। और मध्य प्रांत भी जो है दोस्तों ये यूपी के क्षेत्र को ही बोला जाता था। तो मोस्टली यूपी और पंजाब के मुख्य रूप से लागू था। तो ये यूपी और से लेके पंजाब वाला जो राज्य है दोस्तों, पूरा नॉर्थ इंडिया आप ले लीजिए इधर, तो बीच वाला मध्य इंडिया, उसमें ये लागू था। ठीक है, तो महलवारी बंदोबस्त जो है वो कहाँ, तो मुख्य रूप से मध्य प्रांत या फिर पंजाब, आगरा और अवध में ये लागू था। ठीक है, मध्य प्रांत आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई बार इसमें दोस्तों सामूहिक रूप से गांव को भूस्वामी माना गया था। इसमें क्या किया गया था, सामूहिक रूप से एक गांव को भूस्वामी मान लिया गया था और गांव का एक जो जमींदार था उसे भूस्वामी मान लिया जाता है इसमें। ठीक है, महलवारी बंदोबस्त में, और उसी से टैक्स लिया जाता है। ठीक है, यह जो है दोस्तों 30% ब्रिटिश भूभाग पर लागू था। तो अगर पूछा जाए महलवारी बंदोबस्त कितने भूभाग पे लागू था, तो ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पे। ठीक है, तीनों देख लिए। अस्थाई बंदोबस्त 19% पे, रैयतवारी कितना पे था 51% पे, और महलवारी कितने पे, तो 30% पे। ये बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। तो अगर पूछे सबसे पहले महलवारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो 1822 ईस्वी में लागू किया गया था। और कहाँ लागू किया गया था, तो मध्य प्रांत में। कहाँ पे, तो मध्य प्रांत में, जो यूपी का क्षेत्र है वहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों बंदोबस्त के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों वो है अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का प्रसार। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का प्रसार। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट हो जाएगा। और लाइक और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही इसको कंप्लीट करा लेंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे, जिसमें बीपीएससी के द्वारा जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या दरोगा के एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंग्रेजी इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का प्रसार। इसमें सबसे प्रथम जो है दोस्तों 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया था। तो अगर पूछा जाए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1781 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो ये बंगाल का गवर्नर बनता है। ठीक है, 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। ठीक है, और 1772 ईस्वी से ये इसका कार्यकाल जो है 1785 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारसी में, वाराणसी थोड़ा गलत लिखा गया लग रहा है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। देख रहे हैं विनोद, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया था 1791 ईस्वी में। और संस्कृत कॉलेज जो स्थापना किया गया था, यहाँ पे दोस्तों हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, सबसे पहले मुसलमानों के लिए 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा मदरसा की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। उसके बाद 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। और संस्कृत कॉलेज का जो क्या पढ़ाई होता है, तो हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन यहाँ कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आया था। ठीक है, चार्टर अधिनियम के बारे में ही हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारा चार्टर अधिनियम और जितने भी अधिनियम आए थे भारत सरकार अधिनियम, उसको भी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो 1813 ईस्वी में का जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम भारतीय विद्वानों और आधुनिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए, भारत में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा गया था। तो पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस चार्टर अधिनियम में भारतीय शिक्षा या फिर भारतीय विद्वानों के लिए खर्च 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था, तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें यह प्रावधान किया गया था। चलिए उसके बाद बात करेंगे 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले
लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा दोस्तों अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की अनुशंसा की जाती है। लॉर्ड मैकाले एक रहते हैं अंग्रेज, जो कि क्या करते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की अनुशंसा करते हैं। और ये इसकी बात जो है दोस्तों वो अपने प्रसिद्ध पत्र, उनका एक पत्र है मिनट, इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों ये पत्र है इनका, और इसमें दोस्तों लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा लाने की अनुशंसा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैकाले नहीं होते तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास नहीं होता और हम लोग अपने मातृभाषा में अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते, हमें अंग्रेजी से पाला न पड़ता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मैकाले आयोग द्वारा दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, तो उसके बाद 1835 ईस्वी में ही दोस्तों इसकी बात को मान लिया जाता है और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैकाले आयोग जो है, लॉर्ड मैकाले आयोग किससे संबंधित है, तो भारत में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा से संबंधित है। या कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि लॉर्ड मैकाले किससे का जो लॉर्ड मैकाले आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, और डिटेल पूछे तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और ये कब आया था, तो 1835 ईस्वी में आया था। कब, 1835 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चार्ल्स वुड समिति। चार्ल्स वुड समिति ये दोस्तों 1854 ईस्वी में बनता है लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, किसके समय, डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स वुड समिति का गठन किया जाता है। और इसे दोस्तों चार्ल्स वुड समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में डायरेक्ट कि कौन सी समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। जो चार्ल्स वुड समिति को दोस्तों, या इसे दोस्तों वुड डिस्पैच भी बोला, कहीं कहीं वुड डिस्पैच रखा रहता है, तो वुड डिस्पैच से या फिर चार्ल्स वुड समिति से को दोस्तों से नहीं, चार्ल्स वुड समिति को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था दोस्तों, तो चार्ल्स वुड समिति में श्रेणीबद्ध विद्यालय की बात की गई थी। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं प्राथमिक विद्यालय है जिसमें हम 1 से 5वें तक को क्लास को सम्मिलित करते हैं, माध्यमिक विद्यालय जिसमें 6 to 8 तक, और उच्च माध्यमिक जिसमें हम 9th और 10th जो हाई स्कूल है उससे शामिल करते हैं। तो ये जो श्रेणीबद्ध विद्यालय की व्यवस्था जो की गई थी दोस्तों, ये चार्ल्स वुड समिति के द्वारा ही किया गया था। कब, तो 1854 ईस्वी में। कब किया गया था, तो 1854 ईस्वी में। किसके समय, तो लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों चार्ल्स वुड समिति में पहली बार महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया था। तो पूछा जाए किस समिति के द्वारा सर्वप्रथम महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं, अंग्रेजों के द्वारा, तो चार्ल्स वुड समिति के द्वारा अंग्रेज सबसे पहले महिला शिक्षा की प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हंटर कमीशन। अगला जो है दोस्तों हंटर कमीशन, ये भी शिक्षा से संबंधित है और ये भी 1882 ईस्वी में आया था। हंटर कमेटी का जो गठन है दोस्तों, हंटर कमीशन का जो गठन है दोस्तों, वो 1882 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो भारत के गवर्नर थे तो लॉर्ड रिपन, सॉरी वाइसराय थे ये, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, गवर्नर जनरल फिर वाइसराय बन जाते हैं, तो वाइसराय जो थे दोस्तों रिपन के समय हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। और इसमें दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे बल की बात की जाती है। तो पूछा जाए कि हंटर कमीशन जो है किससे संबंधित है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा आप लोग जानते हैं 1ली से लेकर 5वीं तक, और माध्यमिक शिक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक। ठीक है, उसके बाद अगला कमीशन जो है दोस्तों वो है रेले कमीशन। रेले कमीशन दोस्तों 1902 ईस्वी में बना था। ठीक है, रेले कमीशन कब बना था, तो 1902 ईस्वी में। और यह दो है दोस्तों, यह विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। यह किससे संबंधित है, तो विश्वविद्यालय मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित है। कहीं दे देगा विश्वविद्यालय शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा से संबंधित है, तो आपको मान देना है रेले कमीशन। ठीक है, उसके बाद अगला है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग दोस्तों 1917 से 1919 टाइम में ये सैडलर कमीशन आया था, और इसमें दोस्तों ये भी विश्वविद्यालय से संबंधित था। तो सैडलर कमीशन भी किसके लिए था, तो विश्वविद्यालय से संबंधित था। ठीक है, और इसमें 2 भारतीय सदस्य थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सैडलर कमीशन में 2 भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था।
तो दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे। पहले हैं आशुतोष मुखर्जी और दूसरे हैं जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद। तो पूछा जाए सैडलर कमीशन में कौन 2 भारतीय सदस्य शामिल थे, तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों हार्टोग कमेटी। हार्टोग कमेटी ये दोस्तों 1929 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, 1929 ईस्वी में, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो हार्टोग समिति जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलिए अब अगला जो बात करने वाले हैं ये है वर्धा योजना। ये दोस्तों वर्धा योजना, इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। तो पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कहाँ, तो वर्धा योजना में इसका प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। साथ ही दोस्तों एक चार्ल्स ग्रांट, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चार्ल्स ग्रांट जो है दोस्तों आधुनिक शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक बोला जाता है। ठीक है। तो यहां तक आज हम लोग 2 टॉपिक को कवर कर लिए। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे 11 बजे, कल 11 बजे। और कल के वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय और जितने भी धार्मिक आंदोलन हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर और जितने भी इंपॉर्टेंट है सब की बात करेंगे और कल उसको पढ़ेंगे। और समाचार पत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, जो आंदोलन से संबंधित, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी समाचार पत्र है उसको आप लोग को करा देंगे। ठीक है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही दोस्तों पूरा कोर्स आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा जनरल स्टडीज का, तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में। ठीक है। ये तो कल हम लोग कवर किए थे। तो ये जो है दोस्तों आप लोग को एक बार फिर से बता दें, जो हमारा क्लास का टाइमिंग है इसको आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो। और इस पूरा टाइम टेबल को फॉलो किया जाता है टीचर बहाली का जो एग्ज़ाम है तब तक। ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पहले थ्योरी कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है। साथ ही दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव थ्योरी के साथ साथ भी अपने खुद से कर सकते हैं। ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होगा, आपको 90% ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और जो 10% ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं उसको आप उसी टॉपिक में नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो मिलते हैं